कैसे हैं विद्यार्थी मित्रों? आशा करता हूं आप सभी मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान के पहले अध्याय पादपों में पोषण के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था उसका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत के लिए जरूरी है तथा विविध जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा उसे उपयोग में लेने की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की जिस विधि में सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं और उन जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे कि पादप और शैवाल भी। पोषण की जिस विधि में सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषण कहते हैं और ऐसे जीवों को विषम पोषी जीव कहते हैं, जैसे कि सभी जंतु। हमने देखा कि वनस्पतियों में पर्णों में क्लोरोफिल नामक रंजक द्रव्य पाया जाता है, जिससे उनका रंग हरा होता है। वह क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। कुछ वनस्पतियों में हरे रंग के अतिरिक्त लाल या नीले रंग के वर्णक भी पाए जाते हैं, इसीलिए उन पत्तियों का रंग हरे के अलावा लाल या नीला रंग भी हो सकता है। वनस्पति कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा का भी निर्माण करती है। आइए अब पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे सभी पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जैसे कि अमरवेल। ये पीले रंग की रस्सीनुमा होती है जो अन्य वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रहती है और उनसे अपना पोषण प्राप्त करती है। यहाँ आप अमरवेल का चित्र देख सकते हैं। वो किस तरह से एक हरे भरे पौधे के ऊपर लिपटी हुई है। आपको इसका रंग पीला दिख रहा है। ये जिस पादप पर आरोहित होती है या पोषण प्राप्त करती है उसे परपोषी पादप कहते हैं और अमरवेल जैसे जीव जो कि पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो जीवों का भक्षण करते हैं और पचा जाते हैं। बड़ी रोचक बात है ये। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है और पत्ती का शीर्ष घड़े का ढक्कन बनाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं एक ढक्कन जैसी रचना आपको दिखाई दे रही है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की और ढलते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीटक इनमें प्रवेश करता है तो वे इसके रोमों के बीच में जाकर फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटक का पाचन हो जाता है। कीटकों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप तथा संडिव जैसे कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वीनस फ्लाईट्रैप नाम का जो पौधा है उसमें एक मक्खी बैठी है। जैसे ही यह मक्खी इस पर बैठती है ये पत्तियां बंद हो जाती हैं और मक्खी अंदर दम घुटने से मर जाती है। बाद में इसमें रहा पाचक रस इसका पाचन कर डालता है। मृत जीवी। आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्ष की सड़ी गली टहनियों अथवा तनों की छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखने को मिलते हैं। यह जीवन यापन है तो किस प्रकार अपना पोषण प्राप्त करते होंगे, आइए उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक ब्रेड या रोटी का टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 या 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखे रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन करने पर आपको रुई के धागे के समान रचनाएं दिखाई देंगी। यह जीव कवक या फंजाई कहे जाते हैं। ये देखिए ये ब्रेड का टुकड़ा है जो कि बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, परंतु जब इसको पानी में भिगोकर आप छोड़ देते हैं तब उस पे इस प्रकार की कवक या फंजाई दिख जाती है। ये मृत एवं विघटनकारी अर्थात सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और उन्हें साधारण एवं विलेय के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। बाद में वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार ऐसी पोषण प्रणाली के जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाती है।
तथा मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृतजीवी कहा जाता है। कई बार कुछ कपड़ों की सतह पर, चमड़े की सतह पर, दीवारों पर हुए अचार पर या हवा में उड़ते हुए पत्तियों पर कवक देखी होगी। कवक हमारे लिए कई बार हानिकारक भी साबित होती है, क्योंकि इससे हमारी बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा, कपड़े, चमड़े या दीवार और खाने के लिए अचार, इन सभी पर कवक लग जाने पर ये हमारे किसी काम के नहीं रहते एवं सड़ जाते हैं। इसीलिए कवक से बचने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व आपस में बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों पर रहती हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में कवक उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में मदद करते हैं। लाइकेन के नाम से जाने जाने वाले जीव भी सहजीवन का उदाहरण है, जिसमें एक जीव कवक और एक जीव शैवाल होता है। यहाँ आप लाइकेन का चित्र देख सकते हैं कि जिसमें कवक और शैवाल का सहजीवन बताया जा रहा है। शैवाल को रहने के लिए आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है, जबकि शैवाल बदले में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाया गया खाद्य कवक को देता है। आप जानते हैं ना कि कवक विषमपोषी है, जबकि शैवाल स्वपोषी जीव है, जिसमें क्लोरोफिल होता है और वे अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। अब कई बार मन में प्रश्न होता होगा कि वनस्पतियां जमीन में से पोषक तत्वों का ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करती है, तो क्या जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? बिल्कुल, जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और यह पोषक तत्व वापस जमीन में किस प्रकार मिलाए जाते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। पादप मृदा से पोषक खनिज तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी कमी हो जाती है। ये पोषक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस हो सकते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए खाद या उर्वरक मिलाई जाती है, जिससे ये पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये वो उर्वरक हैं जो किसान खेतों में मिलाते हैं। विद्यार्थियों, पादप प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। हालांकि वायु में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, परंतु इसका सीधे ही उपयोग पादप नहीं कर सकते। इसे मात्र विलेय पदार्थ के रूप में ही अवशोषित कर पाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को विलेय में बदल देते हैं, जो कि फलीदार पादपों की जड़ों पर पाए जाते हैं। ये फलीदार अर्थात चने, दाल आदि और नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ चने का एक पौधा बताया गया है, जिसकी जड़ें भी आपको दिखाई दे रही हैं। वातावरण में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस के अणु होते हैं। इन अणुओं को फलीदार वनस्पति की जड़ों पर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया स्थापित करते हैं। दालें फलीदार पादप से प्राप्त होती हैं, जिनकी जड़ों पर राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु पादप को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जबकि पादप इस जीवाणुओं का आवास एवं खाद्य प्रदान करती है। अतः यह भी एक सहजीवन का अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। किसानों के लिए यह सहजीवन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाल की फसल के लिए अधिक नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए उन्हें उर्वरक डालने की आवश्यकता अगली फसल तक नहीं पड़ती। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? आज की इस वीडियो में कि कुछ वनस्पतियां जैसे कि अमरवेल, वह विषमपोषी पोषण प्रणाली भी दर्शाती है। कवक और शैवाल के सहजीवन से लाइकेन बनता है। वातावरण में रही हुई नाइट्रोजन गैस का जमीन में पुनः स्थापन राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं, जो कि फलीदार वनस्पतियों की जड़ों पर पाए जाते हैं। आपने इस वीडियो को देखकर पहले अध्याय के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी भेजें, ताकि वे इसे देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकें।